हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उच्च न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति किसके अंदर है। तो देखिए किसके अंतर्गत आती है परमादेश जारी करने की शक्ति। संवैधानिक अधिकार है, ये सांविधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उपरोक्त सभी अधिकार। तो देखिए ये उपरोक्त सभी अधिकार है। जो परमादेश होता है वो संवैधानिक अधिकार भी है और सांविधिक भी है और मौलिक भी है। उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत तथा उच्च न्यायालय के 226 के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं अधिकार परीक्षा संबंधी रिटें निकालने का अधिकार है। किंतु उच्चतम न्यायालय को केवल मूल अधिकारों के लिए, उच्चतम न्यायालय 32 के अंतर्गत सिर्फ मूल अधिकारों की रक्षा के लिए निकाल सकते हैं। वहीं जो उच्च न्यायालय है वो मूल अधिकार सहित अन्य विधिक जो अधिकार है उनके लिए भी जो है ये रिट जारी कर सकते हैं, रिट निकाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला किया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने पर तलाक गैर कानूनी होगा। ठीक है। तो ये जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने से है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने पे तलाक जो है गैर कानूनी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी, कौन सा रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में निर्णय दिया था कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक गैर कानूनी है, क्योंकि इस प्रकार का तलाक पवित्र कुरान तथा भारतीय संविधान के प्रावधानों दोनों के विरुद्ध है। मुस्लिम महिलाएं विवाह पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत, फिर से देख लीजिए, मुस्लिम महिलाएं विवाह पर अधिकार का संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत एक ही बार में 3 बार तलाक कहने के संज्ञेय अपराध उसको घोषित करता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप में निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है। तो अंडमान निकोबार पे किसका है, कोलकाता का। ठीक है, कोलकाता का है अंडमान निकोबार पे। देखिए अंडमान निकोबार समूह पर कोलकाता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है सॉरी जिसकी सर्किट बेंच पीठ पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक है, इसकी सर्किट बेंच कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर में है। वर्तमान में 7 उच्च न्यायालय ऐसे हैं जिनकी अधिकारिता एक से अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों पर है। कौन कौन से हैं ये बॉम्बे उच्च न्यायालय है, कलकत्ता उच्च न्यायालय है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय है और केरल उच्च न्यायालय, साथ में मद्रास और पंजाब हरियाणा। देखिए फिर से देखिए, बॉम्बे उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है। तो इलाहाबाद नहीं है, दिल्ली भी नहीं है, गुजरात भी नहीं है और ये बम्बई है। ठीक है, बम्बई है। देखिए बम्बई उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र महाराष्ट्र, गोवा तथा दादर नागर हवेली तथा दमन और दीव तक है। कहाँ तक है, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नागर हवेली, दमन और दीव तक है। ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। उड़ीसा, सिक्किम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश। तो देखिए मणिपुर में अगर जब क्वेश्चन किया गया था 2005 का क्वेश्चन है ये, मणिपुर राज्य में अपना उच्च न्यायालय नहीं था। यह गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकारिता में था, लेकिन 25 मार्च 2013 को मणिपुर का उच्च न्यायालय स्थापित हो चुका है। ठीक है। 2008 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने। तो ये आपके हैं राजीव गुप्ता। ठीक है। 2008 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं, राजीव गुप्ता बने हैं। ठीक है। ये जो है पुराना क्वेश्चन है तो ये अभी इसका कोई वैलिडिटी नहीं है। निम्नलिखित में से किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं। तो मार्च 2013 में किन राज्यों में स्थापित किए गए हैं। तो देख लीजिए ये आपका है 2 और 4, यानी कि मेघालय और मिजोरम में। ठीक है, मेघालय और त्रिपुरा में, सॉरी मेघालय और त्रिपुरा में। ठीक है, देखते हैं। देखिए केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा हेतु 3 उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स का गठन किया गया, जिसमें मार्च 2013 में उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश अल्तमश कबीर द्वारा उद्घाटित होने के बाद कार्य प्रारंभ किया गया। तो केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर मेघालय में कौन कौन से, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में हेतु 3 उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का गठन किया गया है। 2013 में किया गया था ये। भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता में से एक से अधिक राज्य हैं। तो 7 हैं ये। 2008 का क्वेश्चन है, देखिए भारत के कितने उच्च न्यायालयों की अधिकारिता एक से अधिक राज्य हैं। तो इसमें 3 है। ठीक है। अच्छा देखिए भारत राज्य क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो 3 ऐसे
उच्च न्यायालय है जिनके अधिकारिता क्षेत्र एक से अधिक राज्य हैं। ठीक है, अगर भारत के राज्य क्षेत्रों को मतलब यूनियन टेरिटरीज को छोड़ दिया, सिर्फ राज्य की बात करें, अगर ऐसे टोटल पूछेगा तो 7 होंगे, लेकिन अगर यूटीज पूछेगा तो 3 है। जैसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। गुवाहाटी उच्च न्यायालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। बॉम्बे उच्च न्यायालय, महाराष्ट्र और गोवा। पंजाब उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा। मतलब यूटीज नहीं इंक्लूडेड है, सिर्फ स्टेट का पूछ रहा है। तो स्टेट में 3 ऐसे जो है हमारे हाई कोर्ट है जो स्टेट्स को, एक से अधिक स्टेट्स को कवर करते हैं। गुवाहाटी, अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड, मिजोरम। गुवाहाटी, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम। बॉम्बे, महाराष्ट्र और गोवा। पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, ये हो गया हमारा। निम्न उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालयों की सबसे अधिक जो है बेंच है? तो सबसे अधिक किसकी अभी हमने देखा था, गुवाहाटी की है। ठीक है, और देखिए इसमें इसमें अभी 1 मिनट रुक जाइए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय की मूल पीठ और एक बेंच पोर्ट ब्लेयर में है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की मूल पीठ जबलपुर में। कलकत्ता उच्च न्यायालय की कहाँ पे है? पोर्ट ब्लेयर में है। ठीक है, एमपी की कहाँ पे है? जबलपुर में है। और 2 बेंच ग्वालियर और इंदौर में है। बॉम्बे उच्च न्यायालय की मूल पीठ मुंबई और 3 बेंच नागपुर में है, पणजी और औरंगाबाद है। ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की मूल पीठ गुवाहाटी और 3 बेंच कोहिमा, आइजोल और ईटानगर में है। पहले गुवाहाटी उच्च न्यायालय में 6 बेंच थी, परंतु 2013 में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा उच्च न्यायालय के गठन के बाद अब 3 शेष रह गई हैं। तो देखिए गुवाहाटी जो है में 3 हो गई हैं, मैक्सिमम तो 3 है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुंबई और गुवाहाटी में 3-3 है। तो ये जो है डिस्प्यूटेड है, गुवाहाटी में है सही है, लेकिन साथ में मुंबई में भी है। तो ये जो है हमारा निम्नलिखित में से किसके मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? ठीक है, किसके मामले उच्च और उच्चतम दोनों की अधिकारिता में आते हैं? देखिए मूल अधिकारों के 32 जो है सर्वोच्च न्यायालय में और 226 जो है उच्च न्यायालय में आते हैं। ठीक है, हाँ देखिए मूल अधिकारों की संरक्षण उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं। अतः इस हेतु उच्चतम न्यायालय के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। उच्चतम न्यायालय को ही संविधान का संरक्षण अभिभावक माना जाता है। किसको? उच्चतम न्यायालय को। ठीक है, देखिए एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है। एक सेकेंड, हाँ, ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट या याचिका को क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या कहते हैं? ये है मैंडेबस। ठीक है, मैंडेबस जो है कार्यपालिका को कहा जाता है कि वो ऐसा ही कार्य करे जो जितनी उसकी शक्तियां हैं। तो ये मैंडेबस है। देखिए मैंडेबस में क्या है? परमादेश। ठीक है, इसका आशय है कि हम आदेश देते हैं, इस प्रकार इस जो याचिका है द्वारा कार्यपालिका से उसी कार्य को करने के लिए कहा जाता है जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। ठीक है ना, जो उसको करना चाहिए वही कार्य जो है उसको करने के लिए कहा जाता है। तो ये है परमादेश, मतलब क्या होता है? मैंडेबस। अब नेक्स्ट हमारा है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? जब जो सर्वोच्च न्यायालय है किसी व्यक्ति को और या संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु एक लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं हम परमादेश। वी कमांड, परमादेश। ठीक है, परमादेश। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? क्या नहीं है? जो है परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, निरीक्षण का अधिकार और अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो देखिए ये जो है पहला जो हमारा परामर्श संबंधी अधिकार। ठीक है, कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं? तो परामर्श। देखिए भारतीय संविधान के अनुसार परामर्श जो संबंधी जो अधिकार है वो 143। ठीक है, जिसमें जो है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से जो है क्या करता है? परामर्श लेता है। तो 143 के तहत 143 है ना, मात्र सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है ये। अब देखिए जो ये इसमें जो है इस केस में हाई कोर्ट का जो है अधिकार ये नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ अच्छा, ये हमारा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके नीचे आएगा।
देखिए, निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय की कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू होती है? तो देखिए ये है प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिशन। कौन सा ऐसा रिट है जो न्यायालय की कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू होती है? तो ये आपका है प्रतिषेध या प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन रिट या प्रतिषेध रिट न्यायालय के कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू होती है जब निचला कार्यालय अपने जो निचला न्यायालय होता है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके, मतलब कोई जो है न्यायालय वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी विषय पर सुनवाई कर देता है, तो ऊपरी जो न्यायालय है वो उससे प्रतिषेध रिट जारी करके मामले को अपने पास मंगा लेती है। जो एक उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण यानी कि सर्टियरी रिट जारी की जाती है। सर्टियरी रिट किस लिए जारी की जाती है? ये जो है आपका ए, एक अधीनस्थ न्यायालय को कि वह जो रिव्यू कर पाए, पुनर्निरीक्षण कर पाए, पुनरीक्षण करने है तो मामले विशेष की कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। ठीक है, मतलब कोई अगर मैटर है तो वो जो है उसके जो है हाई कोर्ट को वो ट्रांसफर कर दे मामले की जानकारी को जो है रिव्यू करने के लिए, क्या मामला है उसको रिव्यू करने के लिए। ठीक है, तो ये जो है उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रिट इसीलिए जारी किया जाता है कि मामले को जो है जो अधिकार प्राप्त अदालत है उसको ट्रांसफर कर दे। देखिए, उच्च अधिकार प्राप्त न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय को उत्प्रेषण सर्टियरी रिट जारी की जाती है, वह पुनरीक्षण या रिव्यू है तो इस मामले को विशेष कार्यवाही का अभिलेख उन्हें हस्तांतरित कर दे। ठीक है, अब देखिए यदि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय लिया है तो ऊपरी अदालत उत्प्रेषण रिट जारी करके निचले न्यायालय के निर्णय को रद्द कर देता है और मामले को अपने पास लेकर पुनः सुनवाई करता है। ठीक है, तो ये हमारा सही हो गया। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति पर का परीक्षण करती है? तो कौन सी याचिका अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? तो ये है आपका उत्प्रेषण। ठीक है, उत्प्रेषण करती है। देखिए उत्प्रेषण क्या होता है? उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध, उत्प्रेषण एवं प्रतिषेध जो होता है वो याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्यपद्धति का परीक्षण करती है। जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सुनवाई करता है तो ऊपरी न्यायालय प्रतिषेध याचिका द्वारा मामले को, किसके द्वारा? प्रतिषेध याचिका द्वारा। ठीक है, प्रतिषेध याचिका द्वारा मामले को अपने पास मंगा लेती है। जबकि यदि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके निर्णय दिया है तो ऊपरी न्यायालय उत्प्रेषण याचिका के द्वारा उस निर्णय को रद्द कर सकती है। देखिए, उत्प्रेषण के द्वारा रद्द कर देगी और प्रतिषेध के द्वारा अपने पास मंगवा लेगी रिव्यू करने के लिए। दो चीजें हैं। ठीक है, नीचे दिए गए वक्तव्य दिए गए हैं और ए और आर, और तो हमें बताना है कि क्या सही होगा। देखिए, न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करना या उसका पालन न करना तथा न्यायिक व्यवहार के बारे में अनादर सूचक भाषा का प्रयोग करना न्यायालय की अवमानना की कोटि में आता है। सही है। न्यायालय सक्रियतावाद न्यायपालिका को अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। तो देखिए हमारा बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो आर भी सही है। क्यों? न्यायिक जो सक्रियतावाद न्यायपालिका के अवमाननापूर्ण व्यवहार को दंडित करने के दंडात्मक अधिकार दिए बिना कार्यवाही नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देख लेते हैं इसको। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कूट का चयन करें। कथन ए है, जनहित की याचिका जन सहयोगी नागरिकों को न्यायालय तक जाने की स्वीकृति देता है। दूसरा क्या है? जन सहयोगी व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए न्याय मांग सके जो है किसी कारण से न्यायालय पहुंच पाने में असमर्थ है। तो हमारा ए सही होना चाहिए। देखते हैं, हाँ ए। ठीक है, दोनों ही सही है। जनहित याचिका इसीलिए होता ही है कि जो लोग नहीं पहुंच सकते हैं हम उनकी बात वहां तक पहुंचा दें। देखिए, जनहित याचिका के माध्यम से नागरिक समाज का कोई व्यक्ति या समूह किसी व्यक्ति समूह या समाज के हित संबंधी मामलों में न्यायिक उपचार की प्राप्ति हेतु न्यायालय जा सकता है। इस प्रकार जो है दोनों ही सही है और दोनों एक दूसरे की मतलब आर ए की सही व्याख्या करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और जो है कूटों का सही उत्तर जो है चयन करिए। ठीक है, अब क्या है, कथन क्या है? जो हमारा भारतीय नागरिकों के अधिकार, ठीक है, जो इंडियन हमारे नागरिक भारतीय नागरिक हैं उनके अधिकारों को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। ठीक है, भारतीय नागरिकों के अधिकार को संरक्षित करने में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा बढ़िया स्थिति में है। ठीक है, हाँ, भारतीय जो है नागरिकों के मूल अधिकार में जो है सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत तो कर सकती है, 226 के तहत मूल अधिकार है, चाहे और कोई मामला हो जो है सुप्रीम जो हाई कोर्ट होती है वो जो है अधिकार को संरक्षित कर सकती है। नेक्स्ट हमारा सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए परमादेश जारी कर सकता है। तो ये हमारा जो है ए सही होगा, दोनों ही सही है हमारा। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए ही परमादेश जारी कर सकती है, जबकि 226 के तहत जो उच्च न्यायालय है वो मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने के साथ साथ
अन्य किसी प्रयोजन में से भी रिट जारी कर सकता है। साथ ही उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों के पर्यवेक्षण के द्वारा भी जो है भारतीय नागरिकों की अधिकारों की रक्षा करने में समर्थ है। तो ये हो गया हमारा सही। अब देखिए बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ में के समक्ष है वो किस प्रकार का है। ये परमादेश यानी कि रिट पिटीशन है, स्व तत्वाधिकार मुद्दा है यानी कि टाइटल सूट है, फिर क्षतिपूर्ति का दावा यानी कि क्लेम फॉर कंपेंसेशन है, न्यायिक पुनरीक्षण याचिका जुडिशियल रिव्यू पिटीशन है। तो ये आपका क्या है, स्वत्वाधिकार मतलब अपना जो है स्वत्वाधिकार यानी कि टाइटल स्वीट है ये, ठीक है। तो देखिए बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सामने जो है ये है क्या है, स्वत्वाधिकार मुकदमे के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है, जिसमें दो समुदायों बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि के बीच जमीन और संपत्ति के पर अपने अपने दावे पेश किए हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस मुकदमे का अंतिम रूप से निस्तारण कर दिया गया है। तो ये हमारा हो गया। और नेक्स्ट हम देखते हैं जिला न्यायाधीश। जिला न्यायाधीश होते हैं शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है। तो जिला न्यायाधीश कहाँ पे आया है, ये हमारा आया है 233 में, ठीक है, 233 जिला न्यायाधीश कहाँ पे है, 233 में आया है। देखिए जिला भारतीय संविधान के भाग 6 के अध्याय 6 के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जजेस का उल्लेख किया गया है। कहाँ पे किया गया है, जो हमारा भारतीय संविधान है भाग 6 के अध्याय 6 में जो है किया गया है। और 233 में जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जो है जज का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसके अंतर्गत जिला न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालय की अधिकारिता से के संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार तथा अनुच्छेद 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है, ठीक है। 31 क्या है, दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही जो है उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। 233 किस में है, 233 में डिस्ट्रिक्ट जज का नाम आया है, ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता, किसके, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के, सेशन न्यायाधीश के, अधिकरण न्यायाधीश के, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए ये है अधिकरण न्यायाधीश। मतलब भारत के संविधान के अनुसार जो जिला न्यायाधीश है वो अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता। देखिए जो हमारा अनुच्छेद 236 है उसके अंतर्गत जिला न्यायालय अभिव्यक्ति के अंतर्गत शामिल है किसके, नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, ठीक है, अपर जिला जो है न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघु न्यायालय का न्यायाधीश और मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश। अधिकरण न्यायाधीश इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। ये क्या था, ये था जो जिला न्यायाधीश है उनके अभिव्यक्ति के अंतर्गत क्या शामिल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला हमारा है भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है, ठीक है। तो भारत के में जो उच्च न्यायालय हैं उनको हटाने की जो है रीति है वो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। नेक्स्ट हमारा है उच्च न्यायालय का कोई स्थानीय न्यायाधीश अपने पद से सेवानिवृत्त के पश्चात भारत की किसी भी न्यायालय या किसी भी प्राधिकारी में अभिवचन नहीं कर सकता। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, तो केवल एक हो जाएगा। देखिए 217 एक ख के अनुसार उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से हटाने की अनुच्छेद 124 के खंड 4 में उल्लिखित रीति से उसके पद पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकेगा। ये सही है, पहला सही था। इन्हीं संविधान के अनुच्छेद 124(4) के विहित प्रक्रिया के से साबित कदाचार या असमर्थता, दो चीज़ें होती है, कदाचार और असमर्थता के आधार पर संसद द्वारा अधिनियमित न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के तहत संसद से हटाने संबंधी प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है, ठीक है। अब 220 के अनुसार उच्च न्यायालय का स्थानीय न्यायाधीश जो अगर उसको रिटायरमेंट के पश्चात वो जिस उच्च न्यायालय में है उस उच्च न्यायालय वह स्थानीय न्यायालय या रहा हो उसके भिन्न, मतलब जिसमें वो काम कर रहे हैं उसके अलावा उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालयों के अभिवाचन का कार्य कर सकते हैं। जबकि उच्चतम न्यायालय के जो है न्यायाधीश हैं अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवाचन का कार्य नहीं कर सकते, लेकिन हाई कोर्ट के जज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के नहीं कर सकते। तो ये है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं, तो वो जो है राष्ट्रपति को संबोधित करते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट को।
देखिए उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य करता है। इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है। आर्टिकल 217 के साथ ही उसे सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करके उन्हें जो है पद से मुक्त किया जा सकता है। राष्ट्रपति से देखिए प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, मतलब ये सब चीजें हो जाएंगी लोकसभा राज्यसभा में और फिर राष्ट्रपति का प्रस्ताव आएगा और उसके बाद उन्हें पद से मुक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा किस न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा में महाभियोग का प्रस्ताव पास किया गया, किंतु अपने बचाव के लिए उन्हें लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने के पूर्व त्यागपत्र दे दिया। तो ये जो है न्यायमूर्ति सौमित्र सेन, ठीक है, न्यायमूर्ति सौमित्र सेन, ठीक है। हाँ देखिए कोलकाता उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति सौमित्र सेन पर लोक निधियों का दुरुपयोग करने के कारण वर्ष 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग प्रस्ताव पारित करके उन्हें हटा दिया, जो है पारित कर दिया गया था। महाभियोग प्रस्ताव स्वतंत्र भारत के किसी न्यायमूर्ति के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव पारित होने का यह पहला मामला था, ठीक है, सौमित्र सेन के लिए। और जो है स्वतंत्र भारत में पहली बार न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के विरुद्ध 1993 में संसद में महाभियोग लाया गया था। यह प्रस्ताव लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने से पूर्व 1 सितंबर 2011 को उन्हें अपना पद जो है पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये हमारा हो गया। और नेक्स्ट हमारा है भारत में चलित न्यायालय, यह मोबाइल जो है कोर्ट है उनका जो है इसका मानस पुत्र कौन है, मतलब इसको किसने जो है डेवलप किया है। तो ये हमारा है APJ अब्दुल कलाम जी, ठीक है, APJ अब्दुल कलाम। देखिए 4 अगस्त 2017 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल, कहाँ पे, हरियाणा के मेवात के पुन्हाना में देश की पहली मोबाइल जो है अदालत का उद्घाटन किया गया। इसका शुभारंभ भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश J बालकृष्णन ने किया। किसने किया शुभारंभ, जो हमारे जो है भारत के जो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश हैं KG बालाकृष्णन, KG बालाकृष्णन ने। इसका उद्देश्य सुदूर एवं पिछड़े इलाकों तक न्यायिक व्यवस्था का लाभ पहुंचाना और इस प्रकार न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम द्वारा की गई थी। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है 3 माह के लिए। कितने दिन के लिए, 3 माह के लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह तक बंधक बना के रखा जा सकता है। देखिए भारत में निवारक निरोध यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बगैर न्यायिक सलाहकार बोर्ड के प्रतिवेदन के अधिकतम 3 माह तक जो है उनको क्या किया जा सकता है, उनको जो है बंदी बनाकर रखा जा सकता है। हालांकि अनुच्छेद 22(7) के तहत, जो 22(7) है अनुच्छेद, उसके तहत संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि के तहत निर्धारित मामलों तथा निर्धारित अधिकतम अवधि के संदर्भ में यह बात लागू नहीं होती, ठीक है। तो 22(7) के तहत संविधान द्वारा बनाई गई किसी विधि के तहत निर्धारित मामलों तथा निर्धारित अधिकतम अवधि के संदर्भ में ये बात लागू नहीं होती। लेकिन इन जनरल अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के केस में हम किसी को हमने जो है उसके ऊपर मुकदमा चलाया है तो हम बिना मुकदमा चलाए, अगर बिना मुकदमा चलाए हम प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत हम किसी को 3 महीने के लिए हम जो है कैद में रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए। तो ये जो है न्यायाधीश HR खन्ना ने कहा, न्यायाधीश HR खन्ना ने। 8वें विधि आयोग, और ये बता दीजिए अभी हमारा कौन सा विधि आयोग आया है, करंट अफेयर्स में चल रहा है, ये कवर भी हो चुका है। तो देखिए 8वें विधि आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश HR खन्ना ने आयोग की 80वीं रिपोर्ट, 80th रिपोर्ट, कौन सी 80वीं रिपोर्ट न्यायाधीशों के नियुक्ति के तरीके में उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने की सिफारिश की है, ठीक है। लोक अदालतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो देखिए लोक अदालतों की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले के मामलों को निपटारा करने की है और उन मामलों का नहीं जो किसी न्यायालय में लंबित हो। दूसरा है लोक अदालत ऐसे मामलों का निपटारा कर सकती है जो सिविल हो न कि आपराधिक, तो आपराधिक और सिविल दोनों कर सकती है। नेक्स्ट हमारा है हाँ, प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी ही जो है नियुक्त हो सकते हैं, तो दोनों ही हो सकते हैं, ठीक है ना। सेवारत
अथवा सेवानिवृत्त अधिकारी ही नियुक्त हो सकते हैं, अन्यथा कोई अन्य नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये जो है कोई भी कथन सही नहीं है। देख लेते हैं एक बार लोक अदालत के बारे में। देखिए लोक अदालतों में सामान्य न्यायालयों के लंबित मामलों का दोनों पक्षों के मध्य समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है। इसमें दीवानी मामले के साथ साथ कतिपय जो आपराधिक मामले होते हैं उन पर भी विचार किया जाता है। लोक अदालतों में वर्तमान या जो अभी प्रेजेंट है या फिर रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी अथवा विधिक ज्ञान रखने वाले, देखिए इसीलिए वो गलत हो रहा है कि विधिक ज्ञान रखने वाला भी जो है सम्मानीय व्यक्ति पीठासीन अधिकारी होता है। ठीक है, अतः सामान्यतः एक वकील एवं एक सामाजिक कार्यकर्ता इसके सदस्य होते हैं, एक वकील और एक सामाजिक कार्यकर्ता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है ग्राम न्यायालय अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। देखिए इस अधिनियम के अनुसार ग्राम न्यायालय केवल सिविल मामलों में, ऐसा गलत हो गया पहले, सिविल और उसमें क्रिमिनल दोनों में कर सकती है। यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों के मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। तो ये हमारा हो गया बी, केवल 2। ठीक है, देख लीजिए 2 क्या है, यह अधिनियम स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों के मध्यस्थ सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार करता है। तो ये हो गया। देखिए ग्राम जो न्यायालय है, ठीक है, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008, ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 धारा 11 के अंतर्गत ग्राम न्यायालय को सिविल तथा आपराधिक, कौन सा, सिविल तथा आपराधिक दोनों ही मामले की सुनवाई का अधिकार है। ठीक है, दोनों ही मामले की सुनवाई का अधिकार है। अधिनियम की धारा 27 के अनुसार, अधिनियम की धारा 27 के अनुसार स्थानीय सामाजिक सक्रियतावादियों के को मध्यस्थ या सुलहकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, ये हमने कंप्लीट कर लिया। और अब हम पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।